हेलो स्टूडेंट्स, सीएमए फाउंडेशन पेपर 2 का हमारा चल रहा है सेक्शन बी, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और कल हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा। आज एक बार पहले उन्हें रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक करेंगे। तो कल हमने कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक आपको बताते हैं। देखो, हमने पहले ये चीज़ पढ़ी कि कोस्ट, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी और कोस्टिंग, ये 4 टर्म्स आई थी कल के लेक्चर्स में। तो इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो कोस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें से पहले ये जानेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी। हमारा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, उसमें जो टर्म कोस्ट अकाउंटिंग आ रही है उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि अकाउंटिंग तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते आ रहे थे इतने टाइम से, तो कोस्ट अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत पड़ी? उसका मेन रीज़न क्या है? हमने कल जाना था कि पुराने ज़माने में स्मॉल बिजनेस हुआ करते थे, यानी कि पहले के ज़माने में एक आदमी अपनी दुकान चलाता था और उसको ज़्यादा लेना देना नहीं था, सब हिसाब वो खुद ही रखता था। इतने का माल आया, इतने का गया, तो छोटे बिजनेस थे। लेकिन अब क्या है, लार्ज इंडस्ट्रीज है। अब बहुत ज़्यादा लेवल पे वर्क बढ़ चुका है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, जिनको संभालने वाला कोई एक इंसान नहीं होता कि उसके दिमाग में सब हिसाब चलता रहे, जिनको बहुत लोग मिलकर संभालते हैं। तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल अच्छी हो रही है, किन से कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास आया कोस्ट अकाउंटिंग। देखो, एमसीक्यू पर्पस के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो क्यों आया है। ठीक है। और ये मेनली इसका डेवलपमेंट कब हुआ, इसकी ग्रोथ कब हुई? वर्ल्ड वार के दौरान। देखो, जब वर्ल्ड वार हुई थी ना, तब सभी देशों की गवर्नमेंट्स ने डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा किया था। डिफेंस के ऊपर सभी देश की गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर हुए थे, और वो ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि हम जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या हमें उसका फायदा है या नहीं है। मतलब हम वर्ल्ड वार में जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या उससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो पता लगाने के लिए उन्होंने कोस्ट अकाउंटिंग करवाई, और इसी वजह से कोस्ट अकाउंटिंग वर्ल्ड वार के दौरान ग्रो हुई। फिर इंडिया के अंदर कोस्ट अकाउंटेंट क्या है, या इंडिया के अंदर ये प्रोफेशन कब आया, जो आप बनना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोस्ट अकाउंटेंट, इंडिया के अंदर उनकी जरूरत क्यों महसूस हुई या कब हुई? तो देखो, ईयर 1959 में, ठीक है, ईयर 1959 के अंदर आपका इंस्टीट्यूट जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया ईयर 1959 के अंदर। और 1968 के अंदर आया कोस्ट ऑडिट का कंसेप्ट। तो ये दोनों चीजें आप एक बार रीड करके जाना है एमसीक्यू के लिए। और अब जो टर्म्स हमने पढ़ी, कोस्ट, कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटेंसी। तो कोस्ट हमने पढ़ी थी। कोस्ट का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, पर पैक ₹10। देखो, बिस्किट का हमने एग्जाम्पल लिया था कि बिस्किट के एक पैकेट की कोस्ट कैलकुलेट की, और वो कैलकुलेट या टोटल करने के बाद आई ₹10। यानी कि ये जो लास्ट फाइनल आंसर आया है, हमने इस प्रोडक्ट को जो भी एक्सपेंडिचर किए थे उनको ऐड करके जो आंसर निकाला, ये कहलाता है कोस्ट। ठीक है। अब इस बेसिक से एग्जांपल में कोस्ट क्या है कि बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का पड़ा। फिर कोस्टिंग क्या है? आपने किस मेथड को यूज करके ये निकाला कि ये बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का है। वो मेथड या वो प्रोसेस या वो टेक्निक, ये तीनों ही वर्ड आ जाए तो वो क्या हो जाता है? कोस्टिंग। वो है कोस्टिंग। कोस्ट को निकालना कोस्टिंग है। तो कोस्टिंग के अंदर जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, ओवरहेड्स लगे, इन सब को जब हम टोटल करके आंसर निकालते हैं वो तो होता है कोस्ट। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये है कोस्टिंग। ठीक है, दोनों टर्म्स हो गई। अब कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कोस्ट अकाउंटिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोस्ट की इंफॉर्मेशन, यानी कि कोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हो या मैनेजमेंट को देने के लिए प्रिपेयर करते हो, वो होता है कोस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको मेन वर्ड लिखना है मैनेजमेंट। किसके लिए किया है? मैनेजमेंट के लिए। और कल कोस्ट अकाउंटिंग में कुछ 4 टर्म्स आई थी। कोस्ट असर्टेनमेंट, असर्टेनमेंट का मतलब ये क्या था?
इसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे थे कोस्ट को। दूसरा बुक कीपिंग, इसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे थे कोस्ट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। फिर कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट कंट्रोल के अंदर क्या था, इसके अंदर मैनेजमेंट ये देखता है कि किसी चीज की कोस्ट से जो बेनिफिट मिल रहा है, कोस्ट लगाकर जो बेनिफिट मिल रहा है उसको आपस में कंपेयर करता है कि इस चीज पे मुझे खर्चा इतना लग रहा है, उसके मुकाबले मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है। अगर उसको लगता है कि बेनिफिट कम है तो वो कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब कोस्ट कंट्रोल का एग्जाम्पल देखते हैं। पार्ले जी बिस्किट का पैकेट था, तो ये पैकेट पहले ऐसा दिखता था और अब ये ऐसा दिखता है। दोनों की प्राइस ही 5 रुपीज है, पर दोनों में फर्क क्या है? देखो फर्क ये है कि कंपनी को जैसे जैसे लगा कि इस बिस्किट को कॉस्ट तो ज्यादा पड़ रही है और उसके मुकाबले कंपनी को इतना उससे बेनिफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, कंपनी महंगा करके बेच देगी बिस्किट को, यानी प्राइस बढ़ा देगी। दूसरा, कॉस्ट कम कर देगी। देखो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट कैसे आता है? एसपी माइनस सीपी। तो अगर आपको इस प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो सेल प्राइस को बढ़ा दो या कॉस्ट को कम कर दो। जब मैनेजमेंट इस सेकंड वाले रास्ते का सहारा लेता है, यानी वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। अब बिस्किट में मैनेजमेंट को क्या क्या कॉस्ट आ रही है? मैनेजमेंट का रॉ मटेरियल लग रहा है, उसके अलावा बनाने के लिए मशीनरी, लेबर, ये सब चीजें लगती है। इसमें मैनेजमेंट ने या कंपनी ने क्या किया? बिस्किट की क्वांटिटी कम कर दी। देखो दोनों ही पैकेट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों के प्राइस सेम है, लेकिन सेकंड वाला जो है थोड़ा छोटा हो गया। ये छोटा हो गया ना, उससे क्या होगा? उससे रॉ मटेरियल कम लगेगा, रॉ मटेरियल कम कंज्यूम होगा, तो कॉस्ट कम पड़ेगी कंपनी को। हो गया ना कॉस्ट कंट्रोल का पर्पस पूरा। कंज्यूमर को आज भी लगता है कि ये 5 रुपए का ही आ रहा है, लेकिन कंपनी का पर्पस क्या था वो पूरा हो चुका है। उनकी अब कॉस्ट कम पड़ रही है क्योंकि उन्होंने उसमें बिस्किट कम डालने स्टार्ट कर दिए। ठीक है। और फोर्थ जो हमने टर्म पढ़ी थी वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी मैंने आपको लर्न भी करवाया था कि जैसे अकाउंटेंसी आप 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे ही आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी को ध्यान में रखना है। और इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये एक तरीके का डिसिप्लिन है जिसके अंदर आपको गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस कैसी? कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है, कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस दी हुई है कॉस्ट अकाउंटेंसी नाम के डिसिप्लिन में, या कह दो सब्जेक्ट में। तो इन चारों टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे मैंने ये रिवीजन के तौर पे आपको करवाई है, डिटेल में आपको कल करवाई हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। एक बार रीड करवा दूं आपको फिर से डेफिनेशन, है ना। कॉस्ट, कॉस्ट की डेफिनेशन, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट और सर्विस। देखो एट्रीब्यूटेबल वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, यानी हम सारे खर्चे जोड़कर किसी प्रोडक्ट को लास्ट में उसके टोटल में बताते हैं, उसका मतलब है कॉस्ट। और कॉस्ट हम प्रोडक्ट की भी निकालते हैं और सर्विस की भी निकालते हैं। फिर जिस टेक्निक से निकाल रहे हैं या प्रोसेस से निकाल रहे हैं वो हो गया कॉस्टिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग, टू गैदर इंफॉर्मेशन, पहले आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो और फिर प्रेजेंट कर दो मैनेजमेंट को। और अकाउंटेंसी इज अ अकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है उसका अकेडमिक डिसिप्लिन है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कॉस्ट का एग्जाम्पल है, आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप जो मोबाइल फोन लेकर आते हैं, मोबाइल फोन परचेज करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं हम, तो उसकी ऐसे नहीं बताते कि ये मोबाइल फोन इतने का पड़ा। हम उसके अंदर उसके गार्ड की कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं, पीछे से कवर लगाया उसके इतने रुपए लग गए, कैमरा में गार्ड लगवाया, लेमिनेशन करवाया, और इन टोटल ये मोबाइल इतने का पड़ा। तो वो लास्ट चीज जो होती है कि इतने का पड़ा, वो होती है कॉस्ट। और कोस्टिंग, कोस्टिंग की जो ये टेक्निक्स है ना, कॉस्ट निकालने की जो टेक्निक्स है, इसके अंदर दो नाम यहाँ पे मैंने डाले हैं। बाकी आगे जाके ये बहुत डिटेल में चैप्टर्स आएंगे जब आप इंटर में हो जाओगे। अभी केवल नेम पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड और मार्जिनल। ये क्या है? कॉस्टिंग की टेक्निक्स है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको बता दिया, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, किस लिए? टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल। इन शॉर्ट
आपको इतना ही याद रखना है कि कोस्ट अकाउंटेंसी एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसके अंदर गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको कोस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है। कोस्ट अकाउंटेंसी में लिखी है ये सब बातें कि कोस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब नीचे देखें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। ये ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस दोनों ही एमसीक्यू के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी आप रीड कर लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी रखनी है ताकि इंटर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो रीड करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग मतलब इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। अब क्यों कर रहे हैं प्रेजेंट? मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट क्या करेगा उससे? मैनेजमेंट उससे उसके हर प्रोडक्ट की पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो निकालता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया पर यूनिट कॉस्ट डिटर्मिनेशन, हर यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो निकालता है मैनेजमेंट, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा प्रॉफिटेबल, यानी मैनेजमेंट का मेन पर्पस ही यही होता है कि कौन से प्रोडक्ट से उसको लॉस हो रहा है वो बंद कर दे, ठीक है, या उसके बारे में कुछ डिसीजन ले। तो यहाँ पे पता लगता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, किससे लॉस हो रहा है। और तीसरी, मैनेजमेंट को पता लगेगा कि किस में आपका एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा है। कब होता है वेस्टेज? जैसे आपने सारा हिसाब किताब लिख कर रखा है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप कॉस्ट की सारी इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं, तो उसके अंदर पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जो है खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है। जैसे कभी आपने कोई प्रोडक्शन किया और उसके लिए मान लो कि आप बनाते हैं, आपको एग्जाम्पल लो कि आप क्या मैन्युफैक्चर करेंगे। हम मान लेते हैं कि हम बनाते हैं एक टॉय। उस टॉय को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने मंगवा लिया, जबकि अभी हम बनाएंगे केवल 100 पीस। मतलब हम बना तो रहे हैं केवल 100 पीस, लेकिन हमने उसका रॉ मटेरियल इतना ज्यादा मंगवा लिया और वो पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। तो जैसे मैनेजमेंट के पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, तो मैनेजमेंट को पता लगेगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, वेस्टेज हो रही है, तो वो रोकेगा। वेस्टेज को रोकने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वही इन्फॉर्मेशन क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग से जो बुक्स मैनेजमेंट को देते हैं हम बनाकर, उसका वो क्या करता होगा? वो उन बुक्स से प्लान बनाने में हेल्प लेता होगा, डिसीजन लेने में हेल्प करती है वो बुक्स उसे कि कहाँ क्या करना है, इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये सब चीजें, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में, या किन किन चीजों पे कॉस्ट को कंट्रोल करना है उसमें। उसके अलावा अगला पॉइंट सिग्निफिकेंस। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस बिल्कुल सेम है। कैसे? देखो, जो हमने सेकंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी, वही सिग्निफिकेंस है कि आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। कॉस्ट अकाउंटिंग से यही पता चल रहा है कि प्रॉफिटेबल वाली जगह कौन सी है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एक्टिविटीज कौन सी है। उसके अलावा इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी कब इंक्रीज होती है? 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में आता है एफिशिएंसी वर्ड। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपने इनपुट इतना डाला और उससे आप आउटपुट कैसे जनरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कितनी कम वेस्टेज हो रही है। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएगी, तो हमने ऊपर पढ़ा ना, मैनेजमेंट वेस्टेज को रोक देगा या कम करने की कोशिश करेगा, और उससे अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके अलावा मैनेजमेंट को ये पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, या फिर प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। कैसे प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा? जब मैनेजमेंट को वेस्ट कहाँ हो रहा है ये पता लग जाएगा, और वेस्ट को हम कम करवा देंगे। ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको बस रीड करके जाने हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे जो एक्साइज ड्यूटी है या इनकम टैक्स है पे करते हैं, वहां पे वो रिकॉर्ड्स काम आते हैं। ज्यादा आपके काम का कुछ नहीं है, एक बार रीड करना। और अब काम की बात बताऊं, उस पर अच्छे से फोकस करना, क्योंकि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही बनने वाला है। तो यहाँ से आपको इस इतने कंसंट्रेशन से पढ़ना है कि ये 2 नंबर आपके कहीं ना जाए। मेथड्स है, कुछ 5 टाइप्स के मेथड है, इनको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, पहले मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और मुझे उसके
एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्फलेट्स बंटवाने, डिस्ट्रीब्यूट करवाने, एडवर्टाइजमेंट करवाना है। मैं चाहती हूँ कि न्यूज़पेपर में ये पैम्फलेट्स आए। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको बंटवाने हैं, पहले प्रिंट करवाने जाऊंगी। तो मैं गई किसी प्रिंटिंग हाउस या ऑफसेट के पास, ठीक है, जाके उनको बोला कि आप मुझे एडवर्टाइजमेंट करवाना है, मेरे ये 100 पैम्फलेट्स प्रिंट करवा दो। तो मैं उनको क्या बोल के आई हूँ, मैं उनसे कोई सामान खरीद रही हूँ, उनके पास ये बने बने पड़े हैं, बने हुए तो नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनवाऊंगी। मैं उन्हें सब चीज़ बताकर आऊंगी, ऑर्डर देकर आऊंगी कि ये 100 पैम्फलेट्स बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं। तो ये मतलब मैं उनको एक जॉब देकर आ गई। उनके पास मेरे काम के पैम्फलेट पहले से रेडी तो नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, मैं पूछूंगी कितने का पड़ेगा, मैं आपसे 100 पर्चे छपवाना चाहती हूँ, तो आप बताओ मुझे कितने का दोगे। कितने का दोगे में उसको पहले अपनी कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी। वो सब चीज़ सोचेगा कि इनको छपने में इतनी इंक लगेगी, मशीन इतनी इलेक्ट्रिसिटी लेगी, सब सोचेगा, फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, फिर जाके मुझे बताएगा कि मैडम आपको ये 100 पर्चों के इतने रुपए पड़ेंगे, मान लो 1000 रुपए बोले उसने, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है वो प्रिंटिंग हाउस वाला, वो प्रिंटिंग हाउस वाला कॉस्ट निकाल रहा है। किस चीज की कॉस्ट निकाली उसने, उन पर्चों के छपने की या तैयार होने की। और वो एक तरह की जॉब मैं उन्हें देकर आई, वो प्रिंट करवाने की जो जॉब है उसका उन्होंने कॉस्ट निकाल कर दिया मुझे। तो वो कौन सा मेथड है, ये मेथड है जॉब कॉस्टिंग। इन शॉर्ट, आप जॉब कॉस्टिंग में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी एक जॉब देते हैं और उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। जैसे जैसे मैंने किसी बिल्डर को बोला मुझे घर बनवाना है, घर बनवाना है और आप मुझे ये बता दो कि ये इतने एरिया में, मतलब मेरा प्लॉट है और उसके ऊपर मुझे 2 फ्लोर का घर चाहिए, उसके अंदर ये सब चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट्स है, आप मुझे ये बता दो कि कितने में बनाकर दोगे। अब वो बिल्डर क्या करेगा, बिल्डर को क्या दिया है मैंने, काम दिया है, यानी जॉब दी है कि आपको ये जॉब परफॉर्म करनी है। क्या जॉब है कि आपको एक घर बना कर देना है। अब वो बिल्डर दिमाग लगा रहा है कि ये घर बनाने के इतने इतने रुपए लग जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना प्रॉफिट रखता हूँ और उतने रुपए उनसे ले लूंगा। तो ये भी जॉब कॉस्टिंग कर रहा है। लेकिन फिर फर्क क्या है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, तो देखो ये आपको ध्यान में रखना है, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक ही बड़ा डिफरेंस है, वो है कि ये होता है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम 1 साल से ज्यादा का समय लगता है। घर कोई आपका 1 साल से कम में नहीं बनेगा, मतलब इन द नॉर्मल केस सिनेरियो घर बनाने में आपको लगभग 1 साल का समय लग जाता है। इसीलिए वहां जो मेथड यूज हो रहा है वो तो पोस्टिंग मेथड है, जबकि जो पैम्फलेट्स बनाने थे उसके अंदर क्या लगता, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है जॉब, उसकी कॉस्टिंग को कहते हैं हम जॉब कॉस्टिंग। तो 2 मेथड्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ये देखो जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, क्या एग्जाम्पल है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं और उनके लिए यूज की जाने वाले मेथड को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग का क्या एग्जाम्पल दिया है, प्रिंटिंग या एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये जॉब कॉस्टिंग है। एडवर्टाइजिंग कैसे, जैसे मैंने किसी को बोला, वो पर्चे मैंने छपवा लिए, प्रिंटिंग हाउस को भी मैंने जॉब दी, दूसरी जॉब अब मैं दे रही हूँ कि आप ये बंटवा दीजिएगा, हमारा एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिएगा। तो वो जो पर्सन है सामने वाला, जो वो पर्चे बांट के आएगा, वो भी कुछ कैलकुलेशन करेगा कि इतनी मेरी कॉस्ट आ जाएगी वहां पर जाने की और इतना मैं उनसे रिकवर कर लेता हूँ। तो वो जो उस पर्सन का दिमाग चल रहा है कि इस जॉब पे कितना खर्चा आएगा, वो होगी जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब पोस्टिंग के 2 एग्जाम्पल आपने अभी देख लिए, प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग, तो इनको ध्यान में रखना। फिर है आपके
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, देखो हम जब किसी गुड्स की बात करते हैं या प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तब जो कॉस्टिंग के मेथड्स है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जब सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं, सर्विस कैसी, आपने कोई बस सर्विसेज देखी है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, बसेस ऑपरेट करती है एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में, वो हमें क्या दे रहे हैं, हम वो बस हमारी तो नहीं हो जाती ना जब हम टिकट लेते हैं, यानी जब हमने टिकट ली तो उन्होंने हमें बस तो नहीं बेची, तो क्या दिया, हमें एक राइट दिया, कैसा राइट, कि आप यहाँ से चढ़ सकते हैं, वहां आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। तो वो बस कंपनी क्या दे रही है, हमें सर्विस दे रही है। तो जो बस कंपनी है वो हमें टिकट के पैसे डिसाइड करती है, कैसे करती होगी, उसको भी तो कितनी चीजें सोचती पड़ती होगी कि ड्राइवर को पैसे देने, कंडक्टर को पैसे देने, बस में पेट्रोल लगेगा, उसके अलावा क्या लग सकता है, उसके अलावा जो सीट है वगैरह उनकी मेंटेनेंस और जो भी है, ये सारा खर्चा वो जोड़ेगी। तो जो बस कंपनी है या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करने का खर्चा जोड़ती है, वो जो कॉस्टिंग कर रही है वो कॉस्टिंग क्या है, सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस की जब हम कॉस्ट निकालते हैं वो होती है सर्विस कॉस्टिंग, और सर्विस की कॉस्ट निकालना ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहलाता है, यानी कि ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं किस केस में, जब हम सर्विस की कॉस्ट असरटेन करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग डन, उसके एग्जाम्पल देख लिया आपने। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये है कि कई बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं बन के आते, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, चीनी, शुगर, किससे बनती है ये बनती है शुगर केन से। तो एक पूरी प्रोसेस को पार करके ये हमारे पास एडिबल शुगर बनती है। कैसी प्रोसेस, पहले शुगर केन होता है, फिर उससे जैसे तैसे जैगरी बनता है यानी गुड़ बनता है, और चीनी बनाने की भी प्रोसेस होगी, शुगर बनती है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, फिर जाके वो एडिबल शुगर बनती है। तो कोई भी चीज जो बहुत सारी प्रोसेस के बाद हमारे पास रिजल्ट में आती है उसकी कॉस्ट निकालने को कौन सा मेथड यूज होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ एग्जाम्पल में डाल दीजिए शुगर। अब बचा है हमारा बैच कॉस्टिंग। ठीक है, अब बैच कॉस्टिंग क्या है, देखो क्या दिख रहा है आपको फोटो में, आपको दिख रहे होंगे टॉयज। आपने देखा होगा कि टॉयज की वैरायटी हमेशा अनलिमिटेड रहती है, एक ही कंपनी जो टॉयज बनाती है उसके ही कम से कम 1000 प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन फिर भी वो टॉय अलग होता है। तो वो कंपनी कैसे अपना कॉस्ट निकालती होगी, जैसे कोई कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके लिए इजी है कॉस्ट निकालना, कि उसका रॉ मटेरियल वगैरह देखेगी कि हाँ इतने का पड़ रहा है ये, लेकिन अगर वो हजारों प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रही है तो वो कैसे कॉस्ट निकालती होगी। तो जैसे टॉय कंपनी है, टॉय कंपनी, आप कोई 3 तरह के टॉयज ले लो एग्जाम्पल में, मान लो वो डॉल और कार और स्पाइडरमैन, हम मान लेते हैं 3 तरह के टॉयज बनाती, और उसने 100 पीस बनाए डॉल के और 50 पीस कार के और कुछ 70 पीसेस बनाए स्पाइडरमैन के, और ये डॉल्स है एक जैसी, सिमिलर, ये कार्स भी एक जैसी है और ये स्पाइडरमैन भी एक जैसे। तो कंपनी क्या करती है, एक बैच में प्रोडक्शन करती है कि अभी बैच चल रहा है डॉल का जिसमें से 100 डॉल बनकर निकलेगी। फिर वो कॉस्ट कैसे निकालती है, बैच वाइज, कॉस्ट भी बैच वाइज डिटरमाइन कर लेती है कि ये जो बैच में डॉल गई थी 100 पीस बनकर आए थे उनकी टोटल कॉस्ट आई है 10,000, तो इसका मतलब पर डॉल की कॉस्ट वो निकाल लेगी इससे, जो आएगी 100 रुपीज। ऐसे ही वो कार का देख लेगी कि 50 कार के आउटपुट वाले बैच को हमने बैच की कॉस्ट निकाली जिसके अंदर आउटपुट में 50 कारें बनकर आई और उसकी कॉस्ट हमारे को आ रही है 5,000 रुपीज। तो पर कार की कॉस्ट निकालना इजी है, 5,000 डिवाइडेड बाय 50, ये उसके पास आ गया 100 रुपीज। ठीक है, तो इसी तरीके से जब कंपनी
बैच वाइज कोस्ट निकालती है, तो वो वहां जो टेक्निक यूज होती है वो होती है बैच कोस्टिंग। और ऐसा किन किन केसेस में होता है, एक दो एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको। टेलीविजन होता है ना जो हमारे घर में, वो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सैमसंग का है, लेकिन सैमसंग के अंदर भी मॉडल बहुत होते हैं। चाहे टेलीविजन ले लो, चाहे मोबाइल फोन ले लो, किसी भी कंपनी के आप मोबाइल फोन की भी बात करेंगे तो उसके अंदर भी मॉडल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो कंपनी क्या करती है, एक मॉडल, एक तरह के मॉडल का एक बैच बना देती है, उसमें प्रोडक्शन किया। जैसे आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, मान लो रियलमी, रियलमी की कुछ मॉडल्स के नाम बताओ। फॉर एग्जाम्पल C35, नार्जो 10, यस, नार्जो 50, तीन हो गए। अब रियलमी कंपनी, इनके अंदर थोड़े थोड़े से चेंजेस होंगे तभी नाम अलग रखे हैं। तो क्या करती होगी, ये एक मॉडल का एक बैच में प्रोडक्शन करवा देती होगी कि 100 पीस, आप 1000 पीस ले लो, 1000 पीस इसके निकलवा दो C35 के, तो एक बैच ये हो गया। दूसरा फिर वो बोलेगी कि आप 2000 पीस नार्जो 10 के निकलवा दो, ये एक बैच में काम किया। इसी तरीके से जो बैच कोस्टिंग है उसके एग्जाम्पल में आपको लिखने हैं टॉयज, और क्या लिखोगे, मोबाइल, ठीक है। अब हम एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीपल कोस्टिंग कौन हो, पहले मल्टीपल कोस्टिंग देखो। मल्टीपल कोस्टिंग कौन सी होती है, जिसके अंदर ये बाकी सारी कोस्टिंग मेथड्स यूज होती है, यानी ऐसी कोई चीज जिसके अंदर जो ऊपर हमने जितने भी कोस्टिंग के मेथड पढ़े वो सब लग जाए। जैसे सब लग जाए या एक से ज्यादा लग जाए। जैसे बाइसिकल है, बाइसिकल बैचेस में बन सकती है क्योंकि इसके भी मॉडल होते हैं अलग अलग, तो ये भी मल्टीपल कोस्टिंग में आएगा क्योंकि बैचेस में तो बनेगी। दूसरी चीज इसको बनाने की प्रोसेस है, पहले पार्ट्स बनेंगे फिर इन्हें असेंबल किया जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि प्रोसेस कोस्टिंग भी लग सकता है, बैच कोस्टिंग भी लग सकता है, तो एमसीक्यू में आपको सीधा मल्टीपल कोस्टिंग में जाके टिक कर देना है, ठीक है। तो अब इनकी डेफिनेशन से देखते हैं। जॉब कोस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग में हम किसी जॉब की कॉस्ट निकाल रहे थे, तो सीधी सी डेफिनेशन है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ अ जॉब, कंप्यूट कॉस्ट ऑन अ जॉब। और प्रोडक्शन इज डन ऑन द ऑर्डर बेसिस। हमने देखा था ना कि मैं ऑर्डर दे के आई थी, आप हमारे पैम्फलेट्स प्रिंट करवा दो, तो ये क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग। नीचे एक एग्जाम्पल दिया है इंटीरियर डेकोरेशन, ये लिख लो अपनी कॉपी में। फिर बैच कॉस्टिंग, वेयर प्रोडक्शन इज डन इन बैचेस। इसके एग्जाम्पल में टेलीविजन, एयर कंडीशनर या वो सारी चीजें जिनके या तो बहुत सारी वैरायटी में प्रोडक्शन होता है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, वेयर सेवरल प्रोसेस आर रिक्वायर्ड, सेवरल प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कोई प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारी प्रोसेस लग जाती है, तो हम हर प्रोसेस की लेवल पे उसका कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, उसमें हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, यानी कि जो कॉस्टिंग मेथड सर्विस सेक्टर में यूज हो रहा है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने क्या देखा था, टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी जॉब कॉस्टिंग की तरह होगा ऑर्डर बेसिस पे। क्योंकि आप देखो कभी आपके पास कोई आया है कि घर बनवा लो, घर बनवा लो, ऐसा नहीं होता है, हम जाकर ऑर्डर देते हैं कि हमें घर बनवाना है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ ब्रिज, ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब लेट्स प्रैक्टिस, इसके थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे का कल कंटिन्यू रखेंगे। तो बताओ मुझे, टेलीविजन, टेलीविजन मैं आपको एग्जाम्पल में दे चुकी हूँ कि इसके अंदर कौन सा मेथड यूज होगा, बैच कोस्टिंग। फिर सीमेंट, सीमेंट आपको आइडिया है या नहीं है, देखो सीमेंट बनने की एक बहुत प्रोसेस होती है, वो पहले जिप्सम या किसी भी चीज से बनाई जाती है, तो सीमेंट बनाने की एक प्रोसेस होती है, तब जाके वो आउटपुट मिलता है हमें जो घर बनाने के लिए काम आता है। तो आपके लिए प्रोसेस रेलेवेंस नहीं है ये, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रिंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉब कॉस्टिंग, कारण क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। फिर हाउस बिल्डिंग लॉन्ग टर्म है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और एडवर्टीजमेंट भी हमने देखा था, जॉब कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग के एग्जांपल्स में बाइसिकल तो आपको फोटो से याद रहेगा, उसके अलावा एयरक्राफ्ट भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का कल करेंगे।